हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो सब बढ़िया तरीके से वर्ड टू वर्ड NCERT पढ़ रहे हो। बिल्कुल एक एक चीज एक एक लाइन को लिखना है, चाहे आप रिपीटर क्यों ना हो। और बिल्कुल बेटा अपने यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन, तो वो भी आप अच्छे से अगर ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पर आप सेट हो जाओ। अगले 7-8 महीने में आपका एग्जाम है, तो बहुत तरीके से आपको टॉप रैंक पे आना है। तो ध्यान दीजिए बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या है, फिर उसके पश्चात अपन बात रही पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, लक्षण क्या हैं, फिर अपने एज पिरामिड, आयु पिरामिड या जो भी आयु वितरण और आयु पिरामिड होता है। उसके पश्चात अपन बात कर रहे थे भी पॉपुलेशन डेंसिटी, कैपिटल N या साइज, और पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के जो पैरामीटर्स थे, मेथड्स थे, वो अपन ने सारे बताए। यस बेटा। और आज अपन इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, समष्टि वृद्धि। यस बेटा। तो देखिएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, समष्टि वृद्धि क्या होती है। क्लियर बेटा। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि यहां पर देखो, मैं फर्स्ट लाइन आपके सामने लिखूंगा कि द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन, द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन for any species is not a static parameter. यस बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन अपने देखो अपने यहाँ पे आपके सामने लिखी कि द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन, किसी भी एक समष्टि का आकार, फॉर एनी स्पीसीज, जो किसी भी जाति के लिए है, इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर, वो स्थैतिक प्राचाल नहीं है, स्थैतिक प्राचाल नहीं है। बात को समझ रहे हैं। तो आप समझ रहे बेटा कि अपन यहां कहें नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर, यानी स्थैतिक, है ना, स्थैतिक प्राचाल नहीं है, मतलब वो चेंज होता रहता है। यस बेटा। यानी फ्लैक्चुएट होता रहता है, यानी अपन कहें कि वो सदा के लिए चेंज होता रहता है। और ये आप समझ सकते हैं, आप कहोगे कि समष्टि का साइज, समष्टि का जो साइज है बेटा, समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो समष्टि का साइज है वो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। बात को समझ रहे हैं। और आप जानते हो कि यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। इसमें जो फ्लक्चुएशन और निम्न कारकों पर निर्भर करता है, समझ रहे हैं। जैसे आपके सामने अपन कहें कि वही उस आवास में उस समष्टि के सदस्यों के लिए आहार की उपलब्धता, फूड की अवेलेबिलिटी, तो आहार की उपलब्धता कितनी है, सही। इसके अलावा अपन कहते हैं कि प्रेशर ऑफ प्रिडेशन, परभक्षण का दबाव, यस, कि वहां प्रीडेटर कितने प्रभावी हैं। यस बेटा। साथ में आप समझ सकते हैं कि आहार की उपलब्धता होगी, परभक्षण का दबाव हो गया, और अपन बात रखी प्रतिकूल मौसम, यानी एडवर्स कंडीशन आ जाती है कभी कभी, वेदर की एडवर्स कंडीशन होती है, तो वो भी अफेक्ट करती है। बात को समझ रहे हैं। तो इन पे डिपेंड करता है, इसलिए आप जानते हैं कि फ्लक्चुएटिंग है। अब आप समझ सकते हो कि समय के साथ जो फ्लक्चुएशन है पॉपुलेशन में, वो अपना कुछ विचार देता है कि पॉपुलेशन आइदर फ्लोरिशिंग, मतलब पॉपुलेशन का साइज कुछ बढ़ सकता है, या डिक्लाइनिंग, या घट सकता है। बात को समझे। फिर देखिएगा अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात वहां पर करेंगे कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन अपन ने की, ये सारी चीजें अपन ने इनका इन्वेस्टिगेशन किया कि एक दिए गए आवास में, एक दिए गए समय में जो फ्लक्चुएशन है पॉपुलेशन की साइज में आ रहे हैं, तो वो 4 बेसिक जो प्रॉपर्टी जो थी, 4 मूलभूत प्रक्रमों पर वो निर्भर करते हैं। यस बेटा। तो अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भाई देखो, किसी आवास में पॉपुलेशन ग्रोथ मुख्यतः 4 कारकों द्वारा प्रभावित होती है। तो अपन ये कहेंगे बेटा, किसी आवास में पॉपुलेशन ग्रोथ
मुख्यतः 4 कारकों द्वारा प्रभावित होती है ना बेटा। 4 फैक्टर के द्वारा प्रभावित होती है। जो 4 कारक हैं, बेसिक प्रोसेसेस हैं, वो आप जानते हैं कि इसको प्रभावित करती है, जिनमें से देखिएगा कि 2 हैं। 2 जो हैं, जैसे जन्म दर है या जन्म है ना बेटा, जैसे जिनमें से दो यानी ब्रैकेट में अपन लिखे नेटलिटी जन्म दर, नेटलिटी व इमिग्रेशन आप्रवासन। नेटलिटी व इमिग्रेशन पॉपुलेशन साइज को बढ़ाते हैं। यस बेटा, नेटलिटी और इमिग्रेशन अभी बता देंगे इन सबके बारे में अपन। और 2 हैं, 2 कारक आप समझ सकते हैं, जैसे कि मॉर्टेलिटी व इमाइग्रेशन उत्प्रवासन। इमाइग्रेशन पॉपुलेशन साइज को घटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, डिक्रीज यानी घटाते हैं। यस बेटा, तो 2 कारक हैं जो बढ़ा सकते हैं और 2 हैं जो घटा सकते हैं। अब रियली में होता क्या है, ये नेटलिटी ये चीजें होती क्या है, तो देखिएगा मैं आपको बहुत अच्छे समझा देता हूं बेटा, पहले भी आपको बता दिया। देखिएगा फर्स्ट आपका फैक्टर आपने लिया नेटलिटी बेसिक प्रोसेस, प्रथम नेटलिटी, जिसको अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल उसका बी होता है। यस बेटा, नेटलिटी। और आप जानते हो कि ये किसके लिए रेफर होता है, किसके लिए संदर्भित होता है, तो किसी दिए गए आवास में दी गई समयावधि में समष्टि में नए जन्म लेने वालों की संख्या, यानी बेटा कितने इंडिविजुअलों का जन्म हुआ है, कितने का बर्थ हुआ है, तो आपकी क्या है, नेटलिटी। यस बेटा, बहुत अच्छे से अपन लिखते हैं कि इट रेफर द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन, यस, दैट आर एडेड, जो जुड़ते हैं। बात को समझे, तो दिए गए समय में, दिए गए आवास में, दिए गई समयावधि में जो नंबर ऑफ बर्थ्स हैं, नए जन्म लेने वाले संख्या किसी पॉपुलेशन के लिए, किसी एक समष्टि के लिए, तो उसकी क्या होती है, नेटलिटी, ये जन्म दर होती है, नेटलिटी होती है। बात को समझ रहे हैं। उसके पश्चात देखिएगा अपन बात करते हैं जैसे कि मॉर्टेलिटी, तो मॉर्टेलिटी की बात करें अपन, मृत्यु दर, तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन मॉर्टेलिटी को। यस बेटा, और नंबर ऑफ डेथ है ना बेटा, तो आप जानते हो कि किसी पॉपुलेशन में दी गई समयावधि में इन ए गिवन पीरियड मरने वालों की संख्या, तो मरने वालों की संख्या क्या है बेटा, ये आपकी मोर्टेलिटी है, डेथ है। यस बेटा, क्लियर। और देखो प्राकृतिक वृद्धि को प्रभावित करने के लिए 2 ही कारक होते हैं, इसलिए अपन प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक पढ़ेंगे। प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, तो नेचुरली बी माइनस डी, तो आर बराबर बी माइनस डी, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। बोलो भी 100% है ना। तो ये आपका हो गया नेटलिटी, मोर्टेलिटी। अब अपन बात करते हैं इमिग्रेशन, आप्रवासन। यस बेटा, तो देखिएगा कि इमिग्रेशन क्या होता है, आप्रवासन क्या होता है। तो देखिएगा बेटा, इमिग्रेशन पूरा लिख रहा हूं इसलिए मैं आपके लिए, इतनी थ्योरी आपके लिए नहीं, लेकिन एक एक चीज आपके लिए लिख रहा हूं। आप्रवासन, तो देखिए इमिग्रेशन, तो निश्चित समयावधि में, निश्चित या दी गई समयावधि में किसी पॉपुलेशन में अस्थायी रूप से
बाहर से आने वाली व्यष्टियों की संख्या, आने वाली व्यष्टियों की संख्या। थोड़ा विशेष परिस्थिति में देखो, आप दिमाग लगाइए। जैसे मान लो कि कोई भी कोचिंग एरिया है, मान लो ये जो सिक्कर की कोचिंग है पिपराली रोड पे है, तो यहाँ का समष्टि घनत्व किस कारण से बढ़ा? यहाँ पर कोचिंग है, संसाधन है, या फिर कुछ पढ़ाई का क्षेत्र है, तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, अस्थायी आते हैं, वापस चले जाते हैं, टेम्परेरी। बात को समझे? ऐसे मान लो कि कहीं रोजगार के साधन कहीं बढ़ जाते हैं तो लोग वहां से चले जाते हैं वहां पर। तो आप समझ रहे हो कि दी गई समयावधि में कि किसी एक पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, तो आप जानते हैं कि अस्थायी समय के लिए बाहर से आए हुए जीवों की संख्या जो होती है वो इमिग्रेशन होता है। क्या होता है? इमिग्रेशन। और आप जानते हो फिर आपका एक पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो फोर्थ पॉइंट आपका, फोर्थ बेसिक प्रोसेस आपकी आती है, ये थर्ड है। बात को समझे? फोर्थ आती है वो होता है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन, तो ई माइग्रेशन का मतलब होता है उत्प्रवासन। उत्प्रवासन तो देखो कि पलायन करने वालों की संख्या है ना, बाहर चले जाएं, तो आप समझे किसी आवास से बाहर पलायन करने वाले जीवों की संख्या है ना। तो किसी आवास से किसी समष्टि के बाहर पलायन करने वालों की संख्या, करने वाले सदस्यों की संख्या, बोलो वो क्या होता है? इमाइग्रेशन होता है। बात को समझ रहे हैं? अब मेरी बात दीजिएगा बेटा कि नेचुरली कोई भी आवास है उसमें समष्टि का साइज प्राकृतिक रूप से दो ही कारकों पर डिपेंड करता है, नेटेलिटी और मोर्टेलिटी। तो प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर बताएंगे अपन, तो R बराबर B माइनस डी। अगर B ज्यादा रहेगा तो बढ़ेगा साइज, D ज्यादा रहेगा तो घट जाएगा। बात जनरली आप जानते हो, बढ़ता तो B ज्यादा रहता है, D कम रहता है, बोलो। लेकिन विशेष परिस्थितियों में I और E महत्वपूर्ण होते हैं, I और E महत्वपूर्ण होते हैं विशेष परिस्थितियों में। और इसका मतलब होता है कि अस्थायी रूप से किसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल का किसी अन्य से आना, और ये अपन बात रही पलायन करना। और वहां पर जो माइग्रेशन पढ़ा था, वहां आप जानते हो माइग्रेशन में दोनों इंक्लूड होते हैं, जाना और जाकर वापस लौट के आना, वो आपका माइग्रेशन था। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा यही तो बातें आपको अपन बता रहे थे। आप देखो अपन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कहेंगे कि देखो नेटेलिटी और इमिग्रेशन कारण पॉपुलेशन वृद्धि होती है, और मोर्टेलिटी इमाइग्रेशन कारण क्या होती है? आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर क्या होती है? कमी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट। यस बेटा। तो ये देखिएगा, यानी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं कि भी देखो नेटेलिटी, ये नेटेलिटी है, वह इमिग्रेशन के कारण पॉपुलेशन साइज व डेंसिटी में वृद्धि होती है, समझे? और मोर्टेलिटी व इमाइग्रेशन के कारण कमी होती है, समझे? अब अगर मान लो कि B प्लस आई का योग D प्लस ई से ज्यादा है, तब तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर B प्लस आई का जो योग है वो D प्लस ई से कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात को समझ रहे हैं? बस यही तो बात हो गई। अब तुम जानते हो बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं कहूंगा कि देखो सामान्य अधिकांश परिस्थितियों में डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? नेटेलिटी और मोर्टेलिटी। वो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि देखिएगा, जो अपन बात बेटा कि सामान्यतः अधिकांश परिस्थितियों के लिए, यहीं पे मैं आपको बात कह देता हूं, ये आप लिख चुके होंगे तो देखिए यहीं पे आपको बताता हूं, फिर आपको मैं समीकरण भी बता दूंगा बेटा। यस। तो मैंने आपसे कहा कि देखो अधिकांश परिस्थितियों में तो मतलब प्राकृतिक कारक हैं दो,
तो अधिकांश परिस्थितियों में पॉपुलेशन डेंसिटी आप समझ रहे हैं बेटा कि नेटेलिटी व मॉर्टेलिटी पर निर्भर करती है। समझे? क्लियर? लेकिन विशेष परिस्थितियों में मैं बोल दूं, विशेष परिस्थितियों में आई व ई महत्वपूर्ण होते हैं। समझे? और बेटा देखो बहुत अच्छी बात बताऊं आपको मैं कि जैसे मान लो कि बिल्कुल कोई ऐसा आवास है, आगे अपन पढ़ेंगे अनुक्रमण, कि नग्न क्षेत्र है जहां पहले कोई वनस्पति या कोई समष्टि है ही नहीं, सबसे पहले वहां मूल अन्वेषक, पायनियर प्लांट, मूल अन्वेषक यानी पुरोगामी समुदाय के रूप में लाइकेन आते हैं, मोस आते हैं। तो प्राथमिक अनुक्रमण के समय सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन होता है? आई। क्या होता है? आई। बात को समझ रहे हैं? तो जैसे आप जानते हो नए विकसित होने वाले आवास में आप समझ रहे हैं कि नए विकसित होने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट में आपको लिखा रहा हूं कि नए विकसित होने वाले आवास में आई यानी इमिग्रेशन सबसे महत्वपूर्ण है पॉपुलेशन साइज बढ़ाने में, है ना। जैसे प्राथमिक अनुक्रमण के समय, ये अपन पढ़ेंगे आगे, अनुक्रमण पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन कम्युनिटी के अंदर। तो प्राथमिक अनुक्रमण के समय इकोसिस्टम के बाद अपन पूरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे। यस, और इकोलॉजी इसी वे में पूरी होती है बेटा। और आप समझ सकते हैं कि जैसे अब अपन पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ेंगे, फिर इकोसिस्टम इंट्रोडक्शन तक आपके टेस्ट में आएगा, है ना, बाकी आपके नेक्स्ट टेस्ट में आएगा। समझे ना? तो डिफाइन आप समझ रहे हैं। तो नए विकसित होने वाले आवास में इमिग्रेशन सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक अनुक्रमण के समय। अच्छा, कहीं आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तब आपका गठाने में इमाइग्रेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। यस, या संसाधन खत्म हो जाए तो वो आपकी प्रोसेस होती है। बोलो हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। क्लियर? अब देखिएगा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन कहते हैं, है ना, कि अगर अपन इन्हीं कैरेक्टर को बेसिस करते हुए एक इंपॉर्टेंट आपके सामने एक समीकरण में आपके सामने भेजता हूं, इन्हीं कारकों को मानते हुए। यस, और वो जो इक्वेशन है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, कई बार आपके एग्जाम में आगे, उसके अंदर आपको डेटा अगर आप दे दिया जाए, नेटेलिटी दे दिया जाए, मोर्टेलिटी दे दिया जाए, आप्रवासन उपप्रवासन देकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम के अंदर, तो देखिएगा अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऐसे बोलते हैं कि इन पॉपुलेशन कैरेक्टर में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एन एट टाइम टी, और उसके पश्चात आप जानते हो आफ्टर ए पीरियड मतलब टाइम टी प्लस 1। यस बेटा, तो देखो कि इन मूलभूत लक्षणों के आधार पर अगर अपन ऐसे कहें, इन मूल जो लक्षण हैं उनके आधार पर अपन ऐसे कहें कि आप समझ रहे हो बेटा कि पॉपुलेशन का जो साइज है एट टाइम टी, है ना, तो माना किसी समय यानी टाइम टी पर पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी कैपिटल एन है। अब दिए गए समय पश्चात या दिए गए समय अवधि में, तो इकाई समय पश्चात, है ना, जैसे मैं कहूं कि 2005 में या 2015 में या 2020 में, अब मैं 2020 की बात कर लूं कि 2020 में को 200 साइज है। अब इकाई समय बाद यानी अब इस वर्ष अपन बात रही कि अब 2019 में ये था, 2020 में ये हुआ, यानी 100 मर गए, 100 मर गए, 200 ने नया जन्म लिया, 50 कहीं और से आगे 40 चले गए। तो आप एक इक्वेशन बना दोगे, और वो इक्वेशन क्या बनाओगे, इकाई समय टी पश्चात, तो आप कहोगे एन टी प्लस 1 ले लिया आपने, तो एन टी प्लस 1। अब माना अपन कहेंगे 2015 में जो साइज थी एन टी, ये एन टी, उसको प्लस कर दोगे आप।
अब क्या चेंज हुआ, तो क्या चेंज हुआ भाई, ये बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, ये छोटा ब्रैकेट आ जाएगा, b प्लस आई और माइनस डी प्लस ई, यस बेटा, और ये बड़ा ब्रैकेट, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो एन टी प्लस 1 बराबर एन टी, और ये आप समझ सकते हैं कि एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। तो माना इकाई समय पहले आप जानते हो साइज 200 थी, मानो एन टी, फिर आप मान लो कि एग्जाम्पल मानो कि 100 नए जन्म लिए, 100 ने जन्म ले लिया, 50 कहीं और से आगे आ गए, और आप जानते हो कि 50 की मृत्यु होगी, 50 की मृत्यु, और 30 चले गए, ठीक है, आवाज छोड़ के, तो देखो ये 150 हो जाएगा, और आप समझ सकते हैं ये 200 है ही, 200 प्लस, ठीक है, और आप जानते हैं कि वो 80 होगा, तो ये आपका 70, तो 200 प्लस 70, तो साइज हो जाएगी 270, इसका मतलब बढ़ गई, इसका मतलब बढ़ गई, बात खत्म, क्लियर। और आप अच्छे से, आपको एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि जैसे ये पॉपुलेशन डेंसिटी एन है, तो इसमें देखो कि वहां आपको आई को प्लस करते हुए दिखा रखा है ना, और बी को भी आपको प्लस करते हुए दिखा रखा है, डी को आपको माइनस करते हुए दिखा रखा है, और फिर ई को भी आपको माइनस करते हुए दिखा रखा है। तो डी और ई तो माइनस के लिए है, और बी और आई किसके लिए, प्लस के लिए, बात खत्म, यस। अब देखिएगा बेटा, एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से 100% नीट के अंदर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन हर साल 2016, 17, 18, 19 सब पेपर में आप देख सकते हो, और वो आपका है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, यानी जो ग्रोथ का फैशन होता है उसके बेसिस पे आप अपन ग्रोथ मॉडल बनाएंगे। तो अपन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। हाँ, तो ध्यान दीजिए बेटा कि अब अपन बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, समष्टि वृद्धि मॉडल। तो ध्यान दीजिएगा, देखो समष्टि वृद्धि मॉडल, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इट रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है, आप जानते हैं बेटा कि वृद्धि के विशिष्ट प्रतिरूप को, प्रारूप को, यस। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, देयर आर 2 पैटर्न ऑफ ग्रोथ, यस बेटा। यहां आप समझ सकते हैं कि वृद्धि के 2 प्रारूप स्पष्ट किए गए हैं, और ये किस पर डिपेंड है, ये किसको बेसिस लिया गया इसके अंदर, तो आप जानते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी पॉपुलेशन के सदस्यों के ऊपर वातावरणीय कारकों के प्रभाव को, इंपैक्ट को आप आधार लेते हुए आप समझ रहे हैं कि वृद्धि के 2 प्रतिरूप या प्रारूप एक्सप्लेन्ड किए गए हैं, ठीक है बेटा। तो देखिएगा इसमें से जो फर्स्ट आपका टाइप है या फर्स्ट प्रारूप है वो आपका है बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ध्यान दीजिए बेटा कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और इसे आप समझ सकते हो कि अपन क्या कहते हैं कि चरघातांकी, चरघातांकी या गुणात्मक वृद्धि। तो ध्यान दीजिएगा कि चरघातांकी, चरघातांकी या गुणात्मक वृद्धि, यस बेटा, वृद्धि का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, चरघातांकी या गुणात्मक वृद्धि। तो देखिएगा कि ये क्या फॉर्म होती है, कैसे अपन बात करते हैं बेटा। तो देखिएगा इसको अपन क्या कहते हैं, ये ऑल्सो कॉल्ड ए जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, वृद्धि का ज्यामितीय प्रारूप भी कहते हैं, यस बेटा। इसे वृद्धि, सॉरी, इसे आप क्या कहेंगे, इसे वृद्धि की ज्यामितीय शैली, ऑल्सो कॉल्ड जियोमेट्रिक फैशन, जियोमेट्रिक फैशन, ज्यामितीय शैली भी कहते हैं, यस बेटा। आप जानते हो कि ये कब पाई जाती है ना, यह जब पाई जाती है जब संसाधन, तो पॉपुलेशन के सजीवों के लिए संसाधन क्या होते हैं, भोजन और आवास, संसाधन असीमित हो, यस। तो बेटा आप जानते हो इट अकर व्हेन, ये कब पाई जाती है, इट अकर व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, संसाधन क्या हो बेटा, असीमित हो, यानी भोजन और आवास क्या हो, असीमित हो, बात को समझे। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ध्यान दीजिएगा बेटा
कि जब भोजन और आवास असीमित हो, है ना, तो आप समझ रहे हैं कि संसाधन के असीमित होने पर आप जानते हो कि जीव अपनी अधिकतम दर से संतानोत्पत्ति करता है। ये डार्विन ने कहा था। बात को समझे कि सदियों में संतानोत्पत्ति की बहुत अच्छी दर है, लेकिन कब है? जब आप जानते हो कि भोजन और आवास क्या हो, असीमित हो। तो जियोमेट्रिक फैशन, ये ज्यामितीय शैली क्या कहती है? जैसे आपने ग्रोथ फिजियोलॉजी 11वीं में पढ़ा होगा कि जो ज्यामितीय वृद्धि का पैटर्न होता है कि जैसे एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, तो दोनों ही आगे विभाजनशील रहे, फिर आगे फिर प्रत्येक विभाजनशील रहे, तो आपकी जो वृद्धि का प्रारूप ऐसे चले जैसे 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। बात को समझे कि भाई जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, 64 है, गुणात्मक। बात को समझ रहे हैं? क्लियर? क्योंकि न्यूट्रिएंट क्या है? अनलिमिटेड है। ऐसी कंडीशन हो तो क्लियर, तो वो आपका होता है ज्यामितीय। अब आप समझ सकते हो कि उस कंडीशन पे जे शेप ही आएगा, लेकिन जब सीमित हो जाते हैं तो सिग्मोइड हो जाता है, वो सीमित हो जाते हैं, है ना। तो देखो भी अपन आगे क्लियर करेंगे इन सारी बातों को, आप टेंशन नहीं ले। तो आप देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूं मैं कि जब संसाधन, नोट लिखते हैं यहां पर कि जब संसाधन, तो संसाधन क्या? भोजन और आवास। जब संसाधन असीमित होते हैं, असीमित होते हैं, तो प्रत्येक सजीव अपनी अधिकतम सीमा से या अधिकतम दर से, यस बेटा, अधिकतम क्षमता से, अपन ऐसे कहें अधिकतम क्षमता से संतानोत्पत्ति, जो अपन कहते हैं ना बेटा, संतानोत्पत्ति यानी ब्रीडिंग करता है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि संतानोत्पत्ति करता है। यस बेटा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट का है कि जो संतानोत्पत्ति की किसी भी जीव की, किसी भी जाति की जो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम क्षमता, इसको अपन आप क्या कहते हो? तो आप ऐसे कह दोगे बेटा कि संतानोत्पत्ति की इस अधिकतम क्षमता को अपन क्या कहते हैं बेटा? बायोटिक पोटेंशियल, या आप क्या कहते हो बेटा? आर वैल्यू। अधिकतम क्षमता को या सीमा को आर वैल्यू और बायोटिक पोटेंशियल यानी जैविक विभव, यानी किसी भी जनसंख्या के सदस्यों के द्वारा, किसी भी समष्टि के सदस्यों के द्वारा अपनी ही समष्टि को, जो अपनी समष्टि को बढ़ाने की आंतरिक दर होती है, जो अपनी कैपेसिटी होती है, उसको आप कहते हो बायोटिक पोटेंशियल। यस बेटा, तो आर वैल्यू और बायोटिक पोटेंशियल जैविक विभव अर्थात इंट्रिंजिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंजिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज यानी प्राकृतिक वृद्धि की अंतर्निहित दर कहते हैं, अंतर्निहित दर कहते हैं। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। यस, ये आपका आर है, और आप जानते हो कि आर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर एनवायरमेंटल फैक्टर का इंपैक्ट रहता है। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव रहता है। यस बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने हो गई, और आप समझ सकते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेज, ये इसको अपन कहते हैं। समझ रहे हो? अब देखो एन इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन N0 ड्यूरिंग टाइम T विल बी। यस बेटा, कि देखो समय T के दौरान, किसी भी समय T के दौरान, जैसे अपन कहें कि भाई 2010 में ये था, फिर इतने साल 10 साल आगे और हो गए, इस समय T के दौरान, तो समय T के दौरान, है ना, ड्यूरिंग टाइम T, है ना बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज इन ए पॉपुलेशन N0। यस, यानी पॉपुलेशन N0 में, जो टाइम T पर था, N0 में बढ़ोतरी या कमी होगी।
आप समझ सकते हैं इसका मतलब पॉपुलेशन की साइज में परिवर्तन। तो परिवर्तन को किससे लिखते हो बताओ, dn अपॉन dt, और dn अपॉन dt बराबर क्या होगा, b माइनस डी इंटू एन, बी माइनस डी इंटू एन। बात को समझे, तो यहां पे इंटू लिख दीजिएगा, b माइनस डी इंटू एन। तो देखिए बेटा यहां क्या होता है, ध्यान दे लीजिएगा भाई, माना किसी समय पर टाइम t पर n0, पॉपुलेशन n0 था, इकाई समय पश्चात समय t के दौरान बढ़ोतरी या कमी क्या होगी, dn अपॉन dt बराबर b माइनस डी इंटू एन। वापस से लिख देता हूं, dn अपॉन dt ये परिवर्तन के लिए आता है, और प्राकृतिक वृद्धि की दर जन्म दर माइनस मृत्यु दर b माइनस डी इंटू एन, जो था ही है ना। अब देखिएगा बेटा कि जो b माइनस डी है वो क्या है बताओ, r है ना, और पहले अपन b को अपन लिख दें आपके सामने, तो b को आपने क्या लिखा था, b जन्म दर पर कैपिटा बर्थ, प्रति व्यष्टि जन्म, पर कैपिटा बर्थ, तो प्रति व्यष्टि जन्म, जन्म लेने वालों की संख्या, d क्या बताया था आपने, पर कैपिटा डेथ, पर कैपिटा डेथ। और फिर आप जानते हो कि प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर क्या हो जाएगा, r बराबर b माइनस डी होता ही है, तो dn अपॉन dt बराबर rn, इसलिए देखो r एक महत्वपूर्ण सूचक हो जाएगा। बोलो भी यस। फिर अपन कहेंगे बेटा कि देखो r वैल्यू एक महत्वपूर्ण सूचक है किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी जीव पर, तो आप क्या कहोगे, r वैल्यू एक महत्वपूर्ण सूचक है, महत्वपूर्ण सूचक है। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचक है आर वैल्यू, जो किसी भी पॉपुलेशन के सजीवों पर जैविक, अपने कहा जिस आवास में जीव रहता है उसमें जैविक कार्य भी प्रभावित करते, जैविक व अजैविक, इन एनवायरमेंटल अजैविक कारकों के प्रभाव को बताता है, कारकों के प्रभाव को बताता है। यस बोलो भी, क्लियर हो गया। अब देखिएगा वहां कुछ आर के वैल्यू दिए गए हैं, जैसे नार्वे रेट, नार्वे चूहे के लिए मतलब आर की वैल्यू कितनी दी गई आपको एनसीईआरटी के अंदर, नार्वे रेट, तो वहां आपको दे रखा है 0.015, ये दे रखा ना नार्वे रेट के लिए 0.015। फ्लोर बीटल आटा भृंग जो कीट है, इंसेक्ट है, तो फ्लोर बीटल के लिए देखिएगा वहां पर बेटा, फ्लोर बीटल यानी आटा भृंग इंसेक्ट के लिए 0.12। और आप जानते हो कि ह्यूमन पॉपुलेशन मानव समष्टि, तो मानव समष्टि जो ह्यूमन सिनेसिस यानी मानव जनगणना हुई थी 1981 के अंदर, तो वहां आपका था 0.0205, 0.0205, ये तो था ना। बोलो, इसका मतलब बेटा कि संसाधन अगर असीमित होंगे तो प्रत्येक सजीव अपने संतानोत्पत्ति की अधिकतम सीमा को, अधिकतम दर को यूज करेगा और अपनी पॉपुलेशन को अपनी अधिकतम क्षमता से बढ़ाएगा, तो उसको प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहते हैं, और उसके लिए आपका समीकरण हो जाएगा। अब उसके लिए देखो वृद्धि वक्र कैसा आएगा, अगर उसको आप टी टाइम में प्लॉट करें वृद्धि वक्र तो कैसा आएगा। अच्छा देखो, संसाधन का असीमित होना वैसे प्रकृति में संभव नहीं, बड़े जीवों के लिए तो है ही नहीं, बड़े जीवों के लिए तो संसाधनों का असीमित होना संभव ही नहीं है। तो संसाधन कुछ छोटे जीवों के लिए, छोटे सूक्ष्म जीवों के लिए संभव है असीमित, और जब असीमित होते हैं तो फिर जे आकार का आता है। तो अपन पहले वक्र भी बनाएंगे कि जे आकार का कब कब आता है, और कंडीशंस भी लिखेंगे और कौन सी कंडीशन में जे आकार का नहीं आता है, और फिर अपन नेक्स्ट जो पैटर्न है ग्रोथ का वो अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं लाइन लिखता हूं कि देखो बेटा, यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यस, और देखो अगर इसी को अगर अपन इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, यस, इसी फॉर्म को अगर अपन समाकलित रूप में लिखें, तो देखो समाकलित रूप भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए बेटा कि इसके लिए जो समाकलित रूप दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, एन टी बराबर एन जीरो ई आर टी, जो इंटीग्रल फॉर्म है, तो एन टी बराबर एन जीरो और ई की पावर आर टी। बोलो, अब देखो एन टी, तो आफ्टर टाइम टी, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन जीरो पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम जीरो। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टी टाइम और एट टाइम जीरो, और ई की पावर आर टी, ई की पावर क्या आर टी। तो बेटा आप जानते हो कि जो ई है वो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जो 2.71 लिखते हो तुम, बेस ऑफ नेचुरल प्राकृतिक लघुगुणक का आधार,
ये आप नेचुरल लॉगरिथम्स वो आपका, तो ये आपका इंटीग्रल फॉर्म हो गया, समाकलित रूप हो गए, वो भी अपन शो कर देते हैं। यस बेटा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि सीधी सी बात है कि अब देखिएगा अपन इसका वक्र भी लेंगे और कंडीशंस भी लेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा कि कब इसका वक्र कैसे आता है और कंडीशंस क्या आती हैं, तो नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा। हाँ तो देखिए बेटा कि पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन ग्रोथ जब संसाधन असीमित, वही बात बता रहे थे आपको। तो अगर मान लो कि अगर अपने यहाँ ग्राफ प्लॉट करें तो देखिएगा कि संसाधनों के असीमित होने पर किसी भी पॉपुलेशन के लिए जो ग्रोथ कर्व है या ग्रोथ मॉडल है या पैटर्न है, तो जब उसको अपन पॉपुलेशन के साइज के अकॉर्डिंग और टाइम टी में अपन प्लॉट करेंगे, ग्राफ आरोपण करेंगे, तो जे शेप कर्व प्राप्त होगा, जे शेप वक्र प्राप्त होगा। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसके लिए इस फॉर्म में होता है, जे शेप आपका होगा। क्लियर। तो यहां देखिएगा कि मैं अगर यहां पे लू मैं टाइम टी, टाइम क्या बेटा टी, तो टाइम टी हो गया। और यहां पे अपन बात करूं क्या मैं पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन है बढ़ते ऑर्डर में। तो इनिशियली देखिए बेटा कि संसाधनों के असीमित होने पर भी एक बार के लिए जो भी अपन बात करें कि समष्टि के जो भी संततियां हैं, जो समष्टि के सदस्य हैं, वो वातावरण के प्रति अनुकूलित होंगे, तो उस पर्यावरण में माध्यम में अनुकूलित होंगे, तो प्रारंभ में आप जानते हैं कि धीमी वृद्धि होगी, धीमी वृद्धि। उसके पश्चात आप जानते हैं कि इस प्रकार से आपकी ग्रोथ जाएगी। बात को समझ रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ फिर अच्छे से प्लॉट कर देता हूँ आपके सामने कि देखो बेटा कभी भी है ना, जब संसाधन असीमित भी होते हैं ना, लेकिन शुरू में क्या होता है, धीमी वृद्धि होती है, क्योंकि सबसे पहले पर्यावरण या माध्यम में जो सदस्य होते हैं वो अनुकूलित होते हैं। ठीक है, तो अनुकूलित होंगे, तो प्रारंभ में आप जानते हैं कि धीमी वृद्धि। अनुकूलित होने के बाद जब संसाधन असीमित हैं, संसाधन असीमित हैं, भोजन आवास असीमित है, न्यूट्रिएंट है, पोषण है, तो वो अपन बात रहा कि तेज गति से अपनी संतानों की अधिकतम सीमा को प्रयुक्त करेंगे, और वो ग्रोथ आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ होती जाएगी है ना, गुणात्मक वे में वो ग्रोथ होती जाएगी। अगर वहां आप जानते हो कि संसाधन सीमित होते तो कहीं ना कहीं जाकर वो रुकावट आ जाती, लेकिन आप जानते हैं कि संसाधन तो क्या है, असीमित हैं, तो माध्यम में अनुकूलित होने के बाद वो ज्योमेट्रिक फैशन के अंदर 2, 4, 8, 16, 32 इस वे में वो ग्रोथ होती जाएगी ना। तो आपको वृद्धि वक्र कैसा प्राप्त होगा, तो आपको वृद्धि वक्र प्राप्त होगा जे शेप कर्व। यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि हाँ, अगर मान लो इस दौरान प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, जैसे मैं कुछ बातें लिखूंगा मैं, अब देखिए बेटा कि इसके लिए वृद्धि वक्र के लिए समीकरण क्या होगा, तो देखिए यहां समीकरण आपका होगा dn/dt, यानी समष्टि का साइन जो साइज था टाइम टी पर यानी n0, तो dn/dt परिवर्तन इकाई समय टी पश्चात dn/dt बराबर rn। और आप समझ सकते हैं कि r क्या है यहाँ पे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी अपनी समष्टि को बढ़ाने की अंतर्निहित दर, किसी भी सजीव की दर अपनी समष्टि को बढ़ाने की प्राकृतिक वृद्धि दर या अंतर्निहित मूल्य, अंतर्निहित दर। और ये जो यहाँ पर n है, n क्या है बेटा, जो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन एट टाइम t, पॉपुलेशन टाइम t, t टाइम पर जो था पॉपुलेशन एट टाइम t। तो देखिए बेटा कि संसाधनों के असीमित होने पर ये आपका जे शेप आपका वक्र आएगा। अब देखो यहां अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं कि प्रकृति में संसाधन छोटे जीवों का मीन होता है सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया फंजाई, बैक्टीरिया व फंजाई के लिए ही असीमित हो सकते हैं। बड़े जीवों के लिए तो होते नहीं असीमित, है ना, बड़े जीवों के लिए तो असीमित भी तो देर सवेर में सीमित हो जाएंगे। इसलिए आप जानते हैं कि प्रकृति में छोटे जीवों सूक्ष्म जीवों के लिए बैक्टीरिया फंजाई के लिए असीमित होते हैं, क्योंकि पर्यावरण में इनके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है,
है ना बेटा। क्यों? जैसे पेड़ पौधों की शाखा पत्ती टूट गई या अपन किसी भी जंतु की मृत्यु हो गई, आगे पढ़ेंगे भी अपघटन इकोसिस्टम में, तो मृत पादप अवशेषों और मृत जंतुओं और जंतुओं के मलमूत्र समेत डेट्राइटस, अपरद कहते हैं। तो अपरद खूब है, तो बैक्टीरिया फंजाई के लिए संसाधन पर्याप्त होते हैं, तो उनके लिए जेसैप आ सकता है। या फिर देखो विशेष कंडीशन में, बड़े जीवों के लिए तो विशेष कंडीशन में, जैसे ओनली वर्षा ऋतु में कुछ समय के लिए रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में कुछ समय के लिए कीटों, जो इंसेक्ट हैं, कीटों के लिए संसाधन असीमित, कीटों के लिए संसाधन असीमित, तो वहां संसाधन असीमित होते हैं, तो आप जानते हो कि कीटों की विस्फोटक वृद्धि होती है, कीटों की विस्फोटक वृद्धि, तो वो विस्फोटक वृद्धि होती है कीटों की, बात को समझे। तो उस समय आपका कैसा करवाएगा? जेसैप। क्या आएगा बेटा? जेसैप। कि इनिशियली तो देखो वो माध्यम के प्रति अनुकूलित होंगे, जब वो माध्यम के प्रति अनुकूलित होंगे तो यहां पर आपका धीमा फेज होगा, लैग फेज, धीमी वृद्धि, लैग फेज। और जैसे वो माध्यम के लिए अनुकूलित हो जाएंगे, संसाधन पर्याप्त हैं, तो फिर आप जानते हो कि देखो ये आपका जो होता है ना, ये आपकी होती है लॉग फेज। क्या होती है? लॉग फेज। लॉग फेज, इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, गुणात्मक वृद्धि। लेकिन देखो मैंने क्या कहा कि वर्षा ऋतु में कुछ समय के लिए कीटों के लिए, अब आप समझ सकते हो कि अगर थोड़ी देर में विस्फोटक वृद्धि हुई लेकिन बाद में प्रतिकूल आ गई, बाद में कीटों के लिए वो परिस्थितियां नहीं रही जो वर्षा ऋतु में होती है, तो आप समझते हैं जब वो परिस्थितियां नहीं रहेगी कीटों के लिए, तो आप जानते हो अचानक प्रतिकूल आ गई। क्या आ गई? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल परिस्थिति के कारण समष्टि में अचानक तेजी से गिरावट भी हो सकती है। फिर प्रतिकूल परिस्थिति के कारण, है ना, प्रतिकूल परिस्थिति के कारण समष्टि में तेजी से गिरावट भी हो सकती है, तेजी से गिरावट। जैसे कीटों में कुछ समय के लिए विस्फोटक वृद्धि, तब जैसे फिर तेजी से गिरावट भी हो सकती है। बात को समझ गए आप? बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा आपके सामने हो गई। और देखो ये वक्र शून्य से स्टार्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ साइज है, शून्य से नहीं होगा। यह वक्र शून्य से तभी शुरू होता है, तभी शुरू होता है प्राथमिक अनुक्रमण के समय, प्राथमिक अनुक्रमण के समय। तो दिमाग लगा दी बेटा कि प्रकृति में संसाधन असीमित नहीं हो सकते, कुछ ही उदाहरणों में, या तो बैक्टीरिया फंजाई के लिए या फिर वर्षा ऋतु में कीटों के लिए कुछ समय के लिए। बात को समझे। यदि आप प्रयोगशाला में जीवाणु और कवकों का संवर्धन कराओगे, प्रयोगशाला में पेट्री डिश ले लोगे, उसमें न्यूट्रिएंट भरोगे, उसमें अगर तुम एक दो बैक्टीरिया सेल को ले लोगे, फिर बैक्टीरिया सेल तेजी से गुणन कर रही है, 2, 4, 8, 16, बहुत तेज गति से गुणन कर रही है, लेकिन फिर भी वहां जेसैप नहीं आएगा, क्योंकि प्रयोगशाला में आप पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट, भोजन आवास सीमित है। क्या है? सीमित। तो फिर वहां सिग्मोइड ही आएगा। क्या आएगा? सिग्मोइड। तो आप कहोगे कि देखो यहां नोट लगाकर लिखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखोगे कि भाई ये बैक्टीरिया फंजाई केवल प्रकृति में, कि आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखोगे कि बैक्टीरिया व फंजाई का प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में पेट्री डिश में, पेट्री डिश जो परखनली में, पेट्री डिश में वर्दी वक्र, अभी आगे वाला पैटर्न सिग्मोइड ही आएगा, सिग्मोइड ही एसएफ बेटा, सिग्मोइड ही आएगा, क्योंकि संसाधन क्या है? सीमित। न्यूट्रिएंट वहां क्या है? लिमिटेड है। और न्यूट्रिएंट का अनलिमिटेड या भोजन आवास का अनलिमिटेड बहुत रेयर केस में संभव है, सूक्ष्म जीवों के लिए संभव है केवल प्रकृति में, और वर्षा ऋतु में कुछ समय के लिए कीटों का, बाकी जेसैप आता ही नहीं है। और अगर बैक्टीरिया फंजाई तुम प्रयोगशाला में लोगे तो सिग्मोइड ही आएगा। तो अब देखिएगा बेटा कि अगला अपन जो ग्रोथ का पैटर्न आपके सामने अपन प्रस्तुत करते हैं, वो ग्रोथ का पैटर्न आपका है अगला लॉजिस्टिक ग्रोथ, संभार वृद्धि। ये अपन बात करेंगे कि बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करेंगे, विरुलस्ट पर्ल की बात करेंगे, क्योंकि संसाधन असीमित होने पर जेसैप आता है, जो बहुत कम केसेज में संभव है। बड़े जीवों के लिए संसाधन सीमित हैं, और नहीं भी तो देर सवेर में सीमित हो जाएंगे। तो फिर देखिएगा वहां ग्रोथ का कौन सा पैटर्न आता है, कैसा पैटर्न आता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। आप देखिएगा बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ या विरुलस्ट पर्ल ग्रोथ अपन इसको बोलते हैं। तो देखिए बेटा कि अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ या विरुलस्ट पर्ल, संभार वर्धी तंत्र। तो ध्यान दीजिएगा
कि प्रकृति में संसाधन असीमित नहीं हो सकते, प्रकृति में संसाधन सीमित ही है, और कुछ अधिक मात्रा में है भी तो देर सवेर में सीमित हो जाएंगे। और बड़े सजीवों के लिए तो संसाधन क्या होते हैं बेटा, सीमित ही होते हैं। यस बेटा। और अपन देखो क्या कहते हैं कि ये वर्दी वक्र कब आता है, ये वर्दी वक्र कब आता है बेटा, ये कब डिस्क्राइब होता है, विच रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट आर लिमिटिंग इन नेचर, प्रकृति में पर्यावरण में जो संसाधन हो सीमित हों। तो जानते हो सीमित संसाधनों के लिए एक ही पॉपुलेशन के जो सदस्य हैं वो आपस में स्पर्धा करते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर में हो रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, अंतर जाति, आप जानते अंतर जातीय संघर्ष होगा, और वहां योग्यतम की उत्तरजीविता होगी। डार्विन ने, आप जानते डार्विन का प्राकृतिक वर्णन जब आया था आप समझ रहे हैं, तो योग्यतम सदस्य की प्रतियोगिता होगी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यस बेटा। फिर देखेगा अपन कहते हैं, तो आप क्या कहोगे बेटा कि यह वर्दी प्रारूप प्रकृति में संसाधनों के सीमित होने पर वर्णित होता है, डिस्क्राइब होता है। फिर क्या कहोगे बेटा, देखो कि प्रकृति में बड़े सजीवों के लिए संसाधन, रिसोर्सेज, भोजन, आवास, संसाधन सीमित ही होते हैं। यस बेटा। और फिर आप क्या कहोगे कि भाई सीमित संसाधनों के लिए एक पॉपुलेशन के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। यस। और फिर आप कहोगे कि योग्यतम सदस्य की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उत्तरजीविता होती है। यस बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी अपन ने। फिर देखो अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं कि प्रत्येक आवास में उपस्थित संसाधनों पर एक निश्चित संख्या में ही जीव निर्भर रह सकते हैं। बात को समझे, एक निश्चित संख्या में जीव निर्भर रह सकते हैं, और इसे किसी जाति के सदस्यों के लिए उस आवास की वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, के कैरिंग कैपेसिटी के। यस। यानी आप जानते हो कि कोई भी एक आवास होता है तो गिवन हैबिटेट एनफ रिसोर्सेज, हैव एनफ रिसोर्सेज, यानी पर्याप्त संसाधन रखता है टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, यानी अपने आप में मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को धारण करने के लिए जो पर्याप्त संसाधन रखता है। और प्रकृति की यही क्षमता आपकी होती है वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। और आप जानते हो इससे ज्यादा बियॉन्ड नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, इस कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा सजीवों की वृद्धि वहां संभव नहीं है। बात को समझे। तो फिर इसके लिए जब अपन ग्रोथ प्लॉट करते हैं तो आप जानते हैं आपके पास सिग्मोइड वृद्धि वक्र आता है, और प्रकृति में ज्यादा यथार्थ सिग्मोइड वृद्धि वक्र ही है। यस बेटा। तो देखिएगा कि भाई बड़े सजीवों के संसाधन क्या है, सिंपैथी है। तो देखिएगा कि जब अपन वहां वृद्धि वक्र प्लॉट करेंगे तो देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको कि वृद्धि वक्र जब अपन वहां प्लॉट करेंगे तो देखो इस प्रकार का आपका वृद्धि वक्र आएगा। ये वही अपन बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये अपन करेंगे टाइम टी। यस। और टाइम टी पर n0 और इकाई समय पश्चात तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज है सारी बातें हो, और फिर वृद्धि वक्र अपन दर्शाएं तो देखो ये आपका हो जाएगा पॉपुलेशन। यस। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर अपन यहां वृद्धि वक्र प्लॉट करेंगे तो आप ही दिमाग लगाओ, वही प्रारंभ में धीमी वृद्धि होगी। प्रारंभ में क्या होगी बेटा, धीमी वृद्धि। तो प्रारंभ में धीमी वृद्धि होगी, तो धीमी वृद्धि होगी तो वो तो लैग फेज। फिर तुम जानते हो प्रारंभ में धीमी वृद्धि, क्योंकि संसाधन सीमित हो चाहे असीमित हो, एक बार के लिए माध्यम में अनुकूलित या आवास में अनुकूलित तो होंगे, तो प्रारंभ में आप जानते हो कि धीमी वृद्धि होगी।
सही। और इसको आप कहोगे लैग फेज। क्या कहोगे बताओ? लैग फेज। लैग फेज, यस, धीमी वृद्धि। सही, लैग फेज कहोगे। या फिर अपन इसको बोल देते हैं कि जो लोअर एसिम्पोटेट स्थिर से चलती है, तो लोअर एसिम्पोटेट, ये लो बोल दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि अब माध्यम के अनुकूलित हो गए। अनुकूलित हो गए तो एक बार के लिए तो वो अपनी संतानोत्पत्ति का अधिकतम सीमा लेंगे, क्योंकि जो भी संसाधन है एक बार के लिए तो उनके लिए एनफ है। यस, तो अब आप जानते हो कि अब अपन लॉग की ओर जाएंगे। लॉग, सही। तो ये आप समझ सकते हो कि लॉग है तो इनिशियली क्या होता है बेटा कि धनात्मक त्वरण। इस लॉग फेज को अपन क्या कह देते हैं, ये अपन बात करेंगे कि जैसे लॉग फेज आ जाएगा। फिर आप जानते हो कि वो सीमा जो जितना कैपेबल है, नहीं, आप जानते हैं बेटा कि जितना धारण कर सकता हो आवास, तो वो वहन क्षमता। तो फिर देखिए कि होती जाएगी। फिर आप जानते हो कि यहाँ पॉजिटिव त्वरण आ गया, और फिर आप जानते हो कि यहाँ जाकर क्या हो गया, ये लो स्थिर हो गया। यहाँ जाकर क्या हो गया, स्थिर। ये इसको अपन ऐसे शो कर दें कि देखो कि यहाँ फिर ऋणात्मक त्वरण और यहाँ जाकर क्या हो गया, स्थिर हो गया। ठीक है, स्थिर हो गया। तो ये एक अपन बात बेटा कि यहाँ पर एक वैल्यू आ गई और वहां पर आप जानते हो कि ये जाकर क्या हो गया, स्थिर। तो इसे तो आप क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी या पोषण क्षमता। कैरिंग कैपेसिटी या पोषण क्षमता। एक बार एम्स में यहाँ ए लिखाया तो आपको पता कैरिंग कैपेसिटी बताना था। तो देखिएगा बेटा कि अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो कि ये आपका क्या है, लॉग फेज है। ये आप समझ रहे हैं कि ये आपका क्या है, लॉग फेज। लॉग फेज है। अब इस लॉग फेज में बेटा देखो यहां से लेकर यहां तक ये तो आपका क्या है, धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एसिलेरेशन, धनात्मक त्वरण। क्योंकि देखो पहले धीमी वृद्धि, माध्यम में अनुकूलित, फिर जो भी संसाधन थे तो एक बार तो उस संतानोत्पत्ति तो तेजी से वृद्धि हुई तो धनात्मक त्वरण, लॉग फेज। फिर आपका यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो आप समझ रहे हो कि ये आपका जो है यहाँ आपका है नेगेटिव, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर अपन क्या कह देते हैं, डीसेलरेशन, मतलब ये अपन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग लगाओ, एक बार साइकिल स्टार्ट हुई धीमी, आपने पेडल देना स्टार्ट किया, तेज हुई, धनात्मक त्वरण। अब थोड़े ब्रेक लगा रहे हो क्योंकि प्रतिरोधन आ रहा है, तो फिर ऋणात्मक त्वरण। और ये आपका जाकर क्या हो गया, ये यहां पर अपन बात उठा कि ये यहां पर जाकर आपका क्या हो गया, अपर एसिम्पोटेट, मतलब यहां जाकर आपकी स्थिर हो गई। अपर एसिम्पोटेट मतलब यहां पर जाकर आपकी वृद्धि क्या हो गई, स्थिर, मतलब स्टेशनरी फेज आ गया। क्या आ गया बेटा, स्टेशनरी फेजर, अपर है ना, यानी इसको अपन बोलते हैं स्टेशनरी फेज आ गया, स्थिर अवस्था आ गई। अपर एसिम्पोटेट यानी जहां आप जानते हो कि जो ह्रास हो और वृद्धि स्थिर हो जाए, है ना बेटा। यहां पर जितना जन्म दर होगा और उतना ही मृत्यु दर होगा, B - D, है ना, R बराबर, तो इक्वल हो जाएगा B बराबर D, तो R कितना हो जाएगा, 0। R कितना हो जाएगा, 0, तो स्थिर हो गया। तो ये आपका सिग्मोइड वृद्धि वक्र आ गया। क्या आ गया बेटा, सिग्मोइड, जिसमें लैग फेज, लॉग में धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, स्टेशनरी, अपर एसिम्पोटेट, और ये प्रकृति की वहन क्षमता जो कैरिंग कैपेसिटी मैंने आपको बताई, है ना, कि आप समझ सकते हो कि किसी भी आवास में उपस्थित संसाधनों पर एक निश्चित संख्या में जीव निर्भर रह सकते हैं, और किसी जाति के सदस्यों के लिए उस आवास की वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी से फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी। अपन ऐसे बोल देते हैं बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी, नो फर्दर ग्रोथ पॉसिबल। ठीक है बेटा। तो देखिएगा कि इसके लिए समीकरण क्या आएगा, इस वक्र के लिए समीकरण क्या आएगा। देखो बेटा, वही टाइम t पर n0 और इकाई समय t पश्चात dn/dt आ जाएगा, बराबर आप समझ सकते हो कि देखो Rn, लेकिन इस R पे कंट्रोल आएगा। अब इस बायोटिक पोटेंशियल पर बेटा कंट्रोल आएगा, और Rn यहां पे कंट्रोल आ गया K - N/K,
के माइनस एन अपॉन के, बोलो बोलो। अगर आप बेटा देखो इधर ध्यान दो कि dn अपॉन dt rn, पहले इतना ही था जब संसाधन असीमित थे, अब सीमित है तो प्रकृति का कंट्रोल आ गया आर के ऊपर, तो dn अपॉन dt बराबर rn के माइनस एन अपॉन के। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप समझ सकते हो कि dn अपॉन dt बराबर आप समझ सकते हैं कि rn और 1 माइनस एन बटा के, 1 माइनस एन बटा के। अगर इन दोनों को इकाई कर दूं 5 5 या कोई भी 4 4 जो भी इकाई कर दूं तो 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। बात को समझे? तो बेटा देखिएगा कि dn अपॉन dt बराबर rn 1 माइनस एन अपॉन के। अब देखिएगा कि यहां पर ये जो k माइनस एन अपॉन के है, ये यही तो यहां पर जो कंट्रोल आया k माइनस एन अपॉन के या 1 माइनस एन बाई के, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि देखिएगा कि द सम ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर दैट लिमिट द पॉपुलेशन साइज कॉल्ड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, है ना बेटा, कि पर्यावरणीय कारकों का योग, पर्यावरणीय कारकों का योग, कारकों का योग, द सम ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारकों का योग, जो अपन कहें बेटा कि लिमिट द पॉपुलेशन साइज, जो पॉपुलेशन डेंसिटी को या पॉपुलेशन आकार को, पॉपुलेशन साइज को लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है, लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है, उसको आप कहते हो यह एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, पर्यावरणीय प्रतिरोध कहलाते हैं। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, पर्यावरणीय प्रतिरोध। और यही क्या करते हैं, ये जो पर्यावरणीय प्रतिरोध है बेटा, यही आप जानते हैं इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस और द बायोटिक पोटेंशियल, यानी आर वैल्यू पे, जैविक विभव पे जो कंट्रोल आता है प्रकृति का, वो यही है के माइनस एन अपॉन के, के माइनस एन अपॉन के। यस बेटा, तो फिर आप जानते हो कि जो आपका वेरुलस्ट पर्ल या सिग्मोइड वर्दी वक्र आपका आएगा। और आप जानते हो बेटा कि प्रकृति में अधिकांश सजीवों के लिए संसाधन सीमित ही हैं, इसलिए आप जानते हो कि प्रकृति में अधिक यथार्थ जो वर्दी मॉडल है वो कौन है? सिग्मोइड। तो आप कहोगे कि सिग्मोइड एस शेप आ गया, ये सिग्मोइड या वेरुलस्ट पर्ल, सिग्मोइड कर्व प्रकृति में अधिक यथार्थ है, यानी मोर रियलिस्टिक वन, अधिक यथार्थ है। और आप जानते हो कि प्रकृति में लगभग सभी सजीवों के लिए ऑलमोस्ट संसाधन सीमित ही हैं, और नहीं भी हैं तो देर सवेर में क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, जो 2016 में, 17 में, 18 में इसमें लगातार इससे क्वेश्चन आपका आया है। यस, और वो सारे पर्यावरणीय कारक जिनका योग जो पॉपुलेशन साइज को लिमिट करता है, कंट्रोल करता है, पर्यावरणीय प्रतिरोध, यही है आपका के माइनस एन अपॉन के। और जैसे जैसे समष्टि का साइज बढ़ता है तो के माइनस अपॉन के यानी पर्यावरणीय प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो बढ़ता हुआ पर्यावरणीय प्रतिरोध समष्टि के साइज पे कंट्रोल कर देता है, और वो आपका फर्दर वहां से आगे ग्रोथ पॉसिबल नहीं, स्टेशनरी फेज आ जाती है। वो आपका है कैरिंग कैपेसिटी, पोषण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। बात को समझे? तो बेटा जो के यहां पर क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। ये कैरिंग कैपेसिटी जो वहन क्षमता है, इसके आप एनसीईआरटी से अच्छे से बेटा याद कर लेना, है ना। वहन क्षमता से आगे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये आप 100% क्लियर कर लेना। तो ऐसे देखो, दो ग्रोथ के पैटर्न हो गए, एक्सपोनेंशियल जब जे शेप था लेकिन वो ज्यादा संभव नहीं है, और ये लॉजिस्टिक जब एस शेप है, सिग्मोइड है, और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व मोर रियलिस्टिक वन, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक वन। प्रकृति में सबसे ज्यादा यही संभव है, और अधिकांश जीवों के लिए संसाधन क्या है? सीमित ही है, इसलिए आप जानते हो कि सिग्मोइड एस आकार का वर्दी वक्र आता है। बात को समझ रहे हैं बेटा? क्लियर? और आप जानते हो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी लोअर आएगी उतनी रेजिस्टेंस हाई रहेगा, और आप जानते हैं हाई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप जानते हैं इक्वल हो जाइए तो फिर आप जानते हो, समझ रहे हो? ये बात आप समझ गए? R0। तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, सारे इससे रिलेटेड आप मॉड्यूल में जो क्वेश्चन हो पूरे क्लियर करें बेटा। यस, तो अपन फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखिए कुछ लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, तो अपन कुछ नेक्स्ट क्लियर करते हैं। तो देखिए बेटा कि लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस क्या होती हैं, मैं आपको बता देता हूं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस क्या होती हैं। देखो, जीवनवर्त विभिन्नताएं जो होती हैं, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस जो होती हैं, वो क्या होती हैं?
यहां आपको समझा देता हूं बेटा मैं, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। जो आपको एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है, वहां से 2016 के अंदर आपका क्वेश्चन आया है, 2016 में नीट के अंदर जो सेकंड आपका हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, जीवनवर्त विभिन्नताएं, समझ गए। और बेटा देखो कि जो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस हैं क्या कहती हैं, सीधी सीधी बात करूं मैं आपके सामने कि देखो प्रकृति में प्रत्येक सजीव अपने संतान उत्पत्ति की दर को उच्च बनाए रखने का प्रयास रखता है, हमेशा ही उच्च बनाए रखने का प्रयास करेगा, है ना। तो उसको आप कहते हैं आर वैल्यू, है ना, या डार्विन फिटनेस। तो किसी भी सजीव की आर वैल्यू या डार्विन फिटनेस या रिप्रोडक्टिव फिटनेस को उच्च बनाए रखने का प्रयास करता है। भाई प्रत्येक सजीव अपने आवास में अपने संतानोत्पत्ति की अधिकतम सीमा को, आर वैल्यू, बायोटिक पोटेंशियल या डार्विन फिटनेस को उच्च बनाए रखने का प्रयास करता है। बात को समझे। और इसके लिए आप जानते हैं बेटा कि आवास के विभिन्न अजैविक और जैविक प्रतिरोधन कारक जो होते हैं, आवास में आप जानते हो अत्यधिक जैविक और अजैविक प्रतिरोधन कारक हैं, तो उन प्रतिरोधक कारकों के अनुसार वो सजीव डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप की युक्तियां वो अपनाता है। और वो क्या क्या अपनाता है बेटा, देखो मैं आपको बता दूं कि या तो दो चीजें हो, है ना, ब्रीडिंग हैबिट और नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग, है ना। एक तो यहां पर क्या है कि उसकी प्रजनन आदत क्या है, ब्रीडिंग हैबिट। तो अपनी डार्विन फिटनेस को उच्च बनाए रखने के लिए बेटा एक तो जानते हो प्रजनन स्वभाव उसका, ब्रीडिंग हैबिट, क्योंकि प्रकृति के अजैव और जैव कारकों के प्रभाव के अनुसार वो उसको चयन करता है। दूसरा आपका है नंबर, संख्या एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी संख्या और अपनी संतति की साइज, आकार। तो नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग, समझ गए। अब दिमाग लगा दीजिएगा यहां पर, एक डिवाइस क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे हैं जो अपने पूरे जीवन में एक बार ही जनन करते हैं, एक बार ही जनन करते हैं, वंस टाइम, एक बार ही जनन करते हैं, समझ गए। जैसे कुछ तो हैं जो अपने पूरे जीवन में एक बार ही जनन करते हैं, यस, है ना, और वो आपके हैं बेटा एक बार ही संतानोत्पत्ति करते हैं। जैसे आपको मैं कह दूं बैम्बो और पैसिफिक साल्मन फिश, बांस का पौधा जानते हो, बांस अपने जीवन में एक बार ही संतानोत्पत्ति करता है, या पैसिफिक साल्मन फिश, ये पैसिफिक साल्मन फिश। बात को समझ गए। अब कुछ ऐसे सजीव हैं बेटा जो अनेक बार जनन करेंगे, अनेक बार, है ना, ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे हैं जो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, वो अनेक बार जनन करेंगे, अनेक बार संतानोत्पत्ति। अपन अनेक बार जनन करते हैं, अनेक बार जनन करते हैं, समझ गए। लेकिन ये दो फॉर्म अपनाएंगे, है ना। अगर वो जनन करेंगे अनेक बार, तो देखो आप समझ सकते हैं कि अगर वो अपन बात रही बेटा कि संतति संख्या में कम करेंगे, संतति संख्या में कम संतति होगी तो आकार में बड़ी, जैसे मैमल्स में, किसमें, मैमल्स में, गाय भैंस भेड़ बकरी में संतति संख्या में कम लेकिन आकार में क्या, बड़ी। दूसरे क्या करते हैं, संतति संख्या में बहुत ज्यादा, संतति संख्या में बहुत ज्यादा, तो संतति संख्या में बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा, अधिक संख्या में छोटे आमाप की, कम संख्या में बड़े आमाप की, है ना, और अधिक संख्या में, संतति संख्या में, बहुत संख्या में, तो फिर आप जानते हो छोटे छोटे आकार की। और आप जानते हैं, जैसे आप जानते हो कि ऑयस्टर्स है, पेलेजिक फिशेज हैं, है ना, जैसे अपन बात उठाए कि ऑयस्टर्स हैं, और आप जानते हो कि पेलेजिक फिश हैं, ये जो आप जानते हो कि छोटे आमाप की लेकिन संख्या में बहुत अधिक, और बड़े आमाप की तो संख्या में कम। तो छोटे आमाप की संख्या में अधिक, ये आपका आर चयनित जातियां, आर सेलेक्टेड स्पीसीज, ये क्वेश्चन 2016 के अंदर आपका आया था। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है बेटा, और इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन आपको बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय का इंट्रोडक्शन देकर उसके क्या अभिलक्षण लक्षण होते हैं वो सारी बातें बताकर अपन पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी बेटा
एक समुदाय में जो भिन्न भिन्न पॉपुलेशन है तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का अपन अध्ययन करेंगे। तो यहीं इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है बेटा, मजे से रहो, मस्त रहो, अच्छा पढ़ो एंड एंजॉय इकोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।